गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है क्राउन क्लासेस में। और क्राउन क्लासेस में हम लोग जेटेट परीक्षा को तैयारी को लेकर आज के वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताऊंगा। एक ओवरव्यू पूरे संविधान पर हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में कहाँ इससे सटीक प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो और हम लोग ये जानेंगे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले चीज तो आप जाने कि संविधान कहा गया है। ये संविधान, यहाँ देखो विधान शब्द को अलग करिए, इसका इंग्लिश होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इसको कहते हैं, विधान को लेजिस्लेशन कहते हैं, है ना। विधान व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में भी विधान शब्द का इस्तेमाल वहां होता है जो सबसे बड़ी अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया कानून, वही विधान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोर्ट, परिवार, घर, जो भी होता है वहां नियम बनते हैं, विधान नहीं बनते हैं, है ना। और हम लोग ये व्यवहार में पाते हैं कि जीवन में हम लोग देखते हैं कि परिवार का नियम है, कानून है, प्रथा, परंपरा, लेकिन कुछ एक ऐसी घटनाएं घटती हैं, विधान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विधि का विधान। कहने का मतलब वैसे नियम जिसको भगवान ने बनाया उसको विधान कह रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ समझो कि हमारे इसे हम संविधान कह रहे हैं। मतलब हमारे देश में इससे बड़ी पुस्तक कानून की और कोई नहीं है। ये पहला चीज क्लियर रखिए, ठीक है। तो संविधान, और हमारे देश में जो शासन होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है। हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है और के अगेंस्ट जाके कोई वर्क नहीं कर सकता है। जो भी कार्य होगा संविधान के अनुसार ही होगा। तो हम लोग बिल्कुल लीगल पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो क्या वैधानिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। अब इस संविधान में हम लोग देखते हैं कि संविधान की एक ओवरव्यू मेन स्ट्रीम पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, है ना। शुरुआती ढेर सारे चैप्टर होते हैं बट मेन स्ट्रीम पे आज की बात होगी। हमें हमें समझना है कि हमारे संविधान के द्वारा होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। हमारे संविधान में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे संविधान या हमारे देश की सरकार, है ना, कोई भी अथॉरिटी है वो मुख्य रूप से तीन कार्य किया जाता है या तीन कार्य करने वाली इकाइयां हैं। पहला चीज क्या है, पहला काम होता है कानून बनाना, है ना। कानून बनाने का काम कौन करेगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विधायी, लेजिस्लेटिव, विधायी कार्य। ये तीन वर्ड में पूरा संविधान समाया हुआ है ना। लेजिस्लेशन, विधायी। दूसरा होता है कि जो कानून बनता है उसको लागू करने वाले होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका। अब आप समझो कि जो कानून बना उसके लागू करने वाले जो संस्थाएं थी या जो इंस्टीट्यूशन था उसको सही तरीके से लागू किया गया या नहीं किया गया, उसको देखने वाला हमारे संविधान में प्रावधान किया गया, उसके लिए न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका, है ना। ये तीन चीज जो है, इसी तीन वर्ड में आपका पूरा संविधान समाया हुआ है ना। बस इन तीन शब्दों को यदि हम क्लियर करते हैं तो कोई भी परीक्षा के लिए सबसे हिट पोर्शन है ये। यदि इसको अच्छे से समझ लिए तो आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 60% प्रश्न इसी से आने वाले हैं या इसी से बनेंगे। आप देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। जैसे सपोज करिए, है ना, हम लोग जैसे सबसे पहला काम एक कार्य विधायी, है ना, विधायी, अ, इसको हम लोग विधायी, है ना, लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन। यहाँ पर ध्यान रखो, जो कानून बनाने की संस्था है वो केंद्र में अलग है, राज्यों में अलग है ना। केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ अभी फर्स्ट में। केंद्र की संरचना देखिए, विधायन कार्य जो होता है केंद्र में वो कौन करता है,
केंद्र में विधान बनाने का काम आप सब जानते भी होंगे शायद कि हमारे देश में कानून बनाने की जो सबसे बड़ी संस्था है उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है? तो केंद्र में क्या है? केंद्र में जो है उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। कानून बनाने की सबसे विधायन करने की सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट जो है वो 3 कंपोनेंट है इसके, है ना? कौन-कौन? एक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आप देखो, दूसरा दूसरा राज्यसभा, है ना? राज्यसभा और तीसरा लोकसभा, लोकसभा, ठीक है? अब संविधान पढ़ने में क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना, जहाँ पर आपकी क्लास होगी वहीं पर इसके आर्टिकल को भी ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद जिसको कहते हैं ना, संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए, उनको नंबर से डिनोट किया गया है और उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं या अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है? ये अनुच्छेद शब्द जो है ना, ये अनुच्छेद जो हम लोग कह रहे हैं, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद टर्म जो है, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है, ठीक है? ये जापान के संविधान से लिया गया है, तो वहाँ पर आर्टिकल भी क्लियर कर सकते हैं आप। जैसे पार्लियामेंट करें तो देखो पार्लियामेंट जो है, वो आर्टिकल 79 में है, ठीक है? राष्ट्रपति का आर्टिकल शुरू हो रहा है आपका 52 से, राज्यसभा का आर्टिकल है आपको 80 और लोकसभा का आर्टिकल है 81, है ना? ये आप ध्यान रखो। ये कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था। संसद के कंपोनेंट्स 3 ही होते हैं, चौथा कोई नहीं होंगे। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, प्रधानमंत्री दिया रहेगा, उपराष्ट्रपति दिया रह सकता है, बट जब भी मारेंगे हम लोग तो इन्हीं 3 को मारेंगे कि हमारे संसद का जो गठन होता है ना? संसद का जो गठन होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन-कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, चौथा कोई नहीं, ठीक है? अच्छा, अब ये संविधान के भाग भी हैं, तो ये केंद्र की जो विधायन प्रक्रिया है या केंद्र सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो केंद्रीय कार्यपालिका हम लोग कर रहे हैं, ये आपको ना पूरा का पूरा पार्ट पार्ट 5 में है, भाग 5 में है ये पूरा का पूरा, ठीक है? पार्लियामेंट, क्लियर? भाग 5 में, भाग 5 के पहले, है ना? भाग 5 के पहले हम लोग देखते हैं, है ना? थोड़ा-सा जानकारी आपको मैं दे दूँ, पार्ट 1 करें, पार्ट 2 करें, पार्ट 3 करें, पार्ट 4 है ना? एंड पार्ट 4 पार्ट 4 ये पहले के हैं, है ना? ठीक है? पार्ट भाग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो पार्ट 1 में क्या हम लोग पढ़ते हैं, है ना? पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़ते हैं, वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? पार्ट 2 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, सिटीजनशिप पढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 3 में क्या पढ़ते? मूल अधिकार पढ़ते, है ना? मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ते। पार्ट 4 में क्या पढ़ते? ईपीएसपी पढ़ते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फॉर द स्टेट पॉलिसी पढ़ते। पार्ट 4 ए में क्या पढ़ते? फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते, कर्तव्य के बारे में पढ़ते, है ना? तो देखो ये प्रारंभिक है, ये सब क्लासेस, है ना? इसके बारे में जानना होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ए, है ना? पार्ट 4 ए तक हम लोग पढ़े। पार्ट 5 से देखो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका को पढ़ना है ना? केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में जानना है, ठीक है? और पार्ट 6 में क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका को हम लोग जानेंगे, है ना? पार्ट 6 क्या हो जाएगा आपका? पार्ट 6 जो है वो आपका क्या होगा? राज्य कार्यपालिका, ठीक है? स्टेट कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका। अब राज्य कार्यपालिका देखो, आधा दूर तक ही संविधान में मेहनत होता है। आधा यदि यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, तो बाद राज्य स्टेट एग्जीक्यूटिव को समझने में दिक्कत नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? कि जैसा शासन व्यवस्था केंद्र में दिया गया, वैसी शासन व्यवस्था राज्यों में भी की गई है ना? जैसे आप सपोज करो कि यहाँ
केंद्र के लिए देश में सबसे बड़ी कानून बनाने की संस्था कौन-सी है? पार्लियामेंट है ना? उसी तरह प्रत्येक राज्य में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन-सी कहलाती है? सबसे बड़ी संस्था कहलाती है राज्य विधानमंडल कहलाती है, स्टेट लेजिस्लेचर कहलाती है, राज्य विधान मंडल, ठीक है? जिस तरह से मतलब आप समझो जिस तरह से वहाँ पार्लियामेंट है, उसी तरह से राज्यों में क्या है? राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है? अब देखो जैसे इसके 3 कंपोनेंट है, वैसे इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, है ना? 3 चीज़ों से ये भी मिलकर बनेगा, ये संविधान में प्रावधान है। अब ये 3 चीज़ से मिलकर कौन-कौन से बनेगा? देखो अब यहाँ राष्ट्रपति है, तो उसके समकक्ष राज्यों में कौन होंगे? जिस तरह से देश में पहला व्यक्ति राष्ट्रपति है, पहला सबसे सम्मानित व्यक्ति राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्यों में सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन होगा? राज्यों में सबसे सम्मानित व्यक्ति राज्यपाल होंगे, गवर्नर, है ना? गवर्नर होंगे। जिस तरह से वहाँ राज्यसभा है, उसी तरह से राज्य विधानमंडल में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? राज्य विधानमंडल में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना? विधान परिषद। और जिस तरह से वहाँ लोकसभा है, वैसे ही राज्यों में क्या किया गया है? राज्यों में विधान सभा, राज्यों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, ठीक है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधान परिषद और विधानसभा सेम, है ना? नाम केवल बदल रहे हैं। तो यहाँ भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ भी आर्टिकल के अनुसार हम लोग इसको समझ लें, है ना? तो आर्टिकल यहाँ भी लगा के याद रख सकते हैं। आर्टिकल 168 में आपका राज्य विधानमंडल है ना? राज्यपाल जो आपका स्टार्ट होगा आर्टिकल 152 से शुरू होगा, 152 से शुरू होगा, है ना? विधान आपका विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आपको 171 है, 171 171 आर्टिकल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 171 में है ये। और विधानसभा जो है वो आर्टिकल आर्टिकल 170 में है, क्लियर? तो ये संविधान पढ़ने के क्रम में तुम्हें 2 चीज़ प्रावधान तो याद रखनी, साथ ही उनके नंबर भी याद रखने मतलब आर्टिकल भी याद रखना आवश्यक है, ठीक है? चूँकि आर्टिकल से भी प्रश्न आएँगे। मतलब 3 चीज़, एक तो प्रावधान हो गया, दूसरा प्रावधान कब जोड़े गए, हटाए गए, ऐसे अमेंडमेंट को भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात, उनके नंबर को ध्यान रखना है उन प्रावधानों को जिसको हमने क्या बताया कि आर्टिकल कहते हैं या अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखिए इनमें सिमिलैरिटी है, समानता क्या है सो मैं समझाना चाह रहा हूँ आज के क्लासों में, ऐसे आप याद करेंगे, है ना? संविधान देखने में बहुत बड़ा लगता है बट इसको यदि स्ट्रैटेजी से पढ़ा जाए तो बहुत छोटा है ना? थोड़े में इसकी पूरी तैयारी हम कर सकते हैं और अपने नंबर जो भी इससे स्कोर है वो अपनी सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे आप देखो क्या सिमिलैरिटी है। अब जैसे राष्ट्रपति यहाँ करें, यहाँ पर राष्ट्रपति कह रहे, है ना? तो राष्ट्रपति देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति, तो राज्यपाल भी सम्मानित व्यक्ति। अब सिमिलैरिटी क्या है? देखो राष्ट्रपति बनने की राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल हम कह रहे हैं, 5 वर्ष है, तो राज्यपाल का भी कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष ही है ना? राष्ट्रपति बनने की आयु क्या है? 35 साल है, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, है ना? इसकी भी क्या है? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, है ना? तो सिमिलैरिटी है ना? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये बहुत सारी कार्यों में जैसे केंद्र की व्यवस्था है वैसे ही राज्यों में भी आपको मिलने वाली है ना? बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना है आपको, है ना? और आप इसको खुद आप पकड़ लेंगे कि भाई सेंटर में ऐसा प्रावधान है, राज्यों में भी ऐसा होना चाहिए, है ना? उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ राज्यसभा है, यहाँ विधान परिषद है। अब हम कहते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कहते हैं कि राज्यसभा, तो राज्यसभा में सदस्य बनने की आयु कितनी? 30 वर्ष। विधान परिषद में सदस्य बनने की आयु कितनी? 30 वर्ष, है ना? राज्यसभा को देखो, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता राज्यसभा। उसी तरह से देखो विधान परिषद भी क्या है? स्थायी सदन है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होता? क्यों? राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते,
1/3 मेंबर रिटायर कर जाते, तो ऐसे ही विधान परिषद में भी देखो 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिटायर हो जाएँगे। तो मेहनत तो इतना ही दूर पढ़ने में है। उसके बाद तो ये आधा उसी के आधार पे ये आधा संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो हम लोग ये से स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे और पढ़ने के क्रम में कम से कम 50-60 आर्टिकल आपके ऑन टंग हो जाने चाहिए, जुबान पे आ जाने चाहिए, है ना? उसी तरह से लोकसभा देखो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, इसको भी अपर हाउस कहते हैं, है ना? तो सब जगह सिमिलैरिटी बट आपको ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है ना? विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है और विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में है ना? 6 राज्यों में कौन-कौन में है? तो बिहार है, 6 राज्य कौन-कौन हो जाएँगे? बिहार में है विधान परिषद, झारखंड में नहीं है, सब लोग जानते हैं। बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, है ना? महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक में है और फिर आपको आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में है और फिर तेलंगाना में, है ना? तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं, है ना? अब यहाँ सवाल है कि विधान परिषद को यदि है, मान लो कोई राज्य चाहता है कि नहीं हमारे यहाँ और हो, विधान परिषद एस्टेबल कर दिया जाए, तो कौन कर सकता है? और यदि ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यदि ये चाहते हैं कि नहीं हमारा खत्म कर दिया जाए, तो इसको कौन करेगा? तो ये पार्लियामेंट करेगा, है ना? विधान परिषद को ओरिजिनेट करने का और इसको समाप्त करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास है। वही एक आर्टिकल यहाँ मिसिंग है ना? पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल आर्टिकल 169 के तहत है ना? 168 से देखो राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर शुरू हो रहा है। 169 आर्टिकल 169 में क्या है कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ओरिजिनेट कर सकता है या इसको रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, एंड कर सकता है ना? तो जो भी चाहेंगे वो समाप्त भी करवा सकते हैं और जो नए राज्य हैं वो विधान परिषद की स्थापना भी करवा सकते हैं। इसकी मांग करनी होगी आपको और पार्लियामेंट ये काम करेगा, है ना? तो बहुत कुछ समानताएँ हैं, कुछ एक थोड़ा बहुत जो अंतर है, बेसिक चीज़ तो ऊपर ही पढ़ लेंगे, जो चेंजेज़ आएँगे वो नीचे पढ़ने हैं आपको, है ना? विधान परिषद में या राज्य कार्यपालिका में, ओके? उसी तरह से देखो लोकसभा हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, लोकसभा, लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग? लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, ये निम्न सदन है, तो इसको भी राज्य में क्या कहेंगे? निम्न सदन ही कहेंगे, ये लोअर हाउस है। लोकसभा सदस्य बनने की आयु कितनी है? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, है ना? 25 वर्ष। तो यदि अब आपसे देखो इसे ढेर सारा जैसे आपसे पूछा गया कि नहीं जो प्रधानमंत्री बन सकता है उसकी आयु क्या हो सकती है ना? प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसकी आयु न्यूनतम जो है सो 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष यदि कंप्लीट है तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, है ना? दूसरी बात, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? क्या लोकसभा का सदस्य ही बन सकता है ना? तो प्रधानमंत्री ये जानो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है, चूँकि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे वो राज्यसभा के सदस्य थे, भी प्रधानमंत्री बने या इन दोनों में से कोई सदन का सदस्य नहीं होगा फिर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों प्रधानमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको ये टाइम दिया जाता है कि आप विदिन 6 मंथ 6 महीना के दौरान इन दोनों में से किसी सदन का सदस्य चुन के आ जाइए। ठीक है? तो प्रधानमंत्री आप बने रह जाएँगे, आगे कंटिन्यू कर जाएँगे और नहीं तो 6 महीना बाद आपको पद से हटना पड़ जाएगा। है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से यहाँ ध्यान रखना है, राज्य में जो ऊपर पड़े यहाँ राज्य में लागू कर लेंगे। राज्य में अब आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री बनने की आयु तो 25 साल। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? तो जहाँ दोनों सदन है, दोनों सदन में से कोई बन सकता है या फिर बाहर का व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन 6 महीना में उसको सदन में चुन के आना पड़ेगा। तो जो ऊपर व्यवस्था किया गया वैसे ही सेम व्यवस्था यहाँ पर की गई है ना? तो ये कानून बनाने की संस्थाएँ हैं हमारे, कानून बनाने की संस्थाएँ हैं, है ना? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कानून ये लेजिस्लेशन का कार्य यही लोग करेगा।
ठीक है? लेजिस्लेशन। अब कानून बनाने में देखो, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि विधान परिषद 6 ही में क्यों, बाकी में क्यों नहीं है? क्या इसका रोल है ना? तो देखो राज्यसभा के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को कानून बनाने में समान शक्ति प्राप्त है, केवल धन विधेयक को छोड़कर। मनी बिल को छोड़ दें यदि, मनी बिल में चूँकि राज्यसभा तो कमज़ोर है, मनी बिल धन विधेयक में मात्र 14 दिन रोकने का पावर है राज्यसभा को, बाकी लोकसभा जैसा चाहेगा वैसा ही कानून बनेगा। सिर्फ मनी बिल को छोड़कर अन्य जितने भी विधेयक हैं, उसमें जितना पावर लोकसभा को है, उतना ही पावर राज्यसभा को भी है। ठीक है? मतलब दोनों सदन से पास होना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, सरकार कहती है कि भाई राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो ये कानून नहीं ला पाएँगे। मतलब दोनों सदन में बहुमत रहेगा तब वो कानून ला पाएँगे। तो राज्यसभा इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? लेकिन जब हम राज्य में आते हैं, तो विधान परिषद को उतना पावर नहीं है ना? विधान परिषद उतना पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है? विधान परिषद जो है, धन विधेयक के मामला में वही सेम बात तो यहाँ फिर ले आएँगे। धन विधेयक के मामला में विधान परिषद को कितना दिन रोकने का पावर है? तो मात्र 14 दिन। धन विधेयक के अतिरिक्त, मनी बिल के अतिरिक्त अन्य विधेयक के संबंध में इसका क्या रोल प्ले करेगा? तो अन्य विधेयक के संबंध में हमने राज्यसभा में क्या देखा? हमने राज्यसभा में देखा कि लोकसभा सभा के जैसा ही ताकतवर है, लेकिन विधान परिषद में ये है कि ये किसी भी विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीना ही डिले कर सकता है ना? 4 महीना ही रोक के रख सकता है, 4 महीना के बाद जैसा विधानसभा चाहेगा वैसा ही कानून बनाने के लिए या रिकमेंड करके राज्यपाल को फॉरवर्ड कर देगी। है ना? और राज्यपाल फिर उस पर साइन करेंगे, कानून बन जाएगा। तो कहीं न कहीं इसकी एक उपयोगिता जो हम लोग देख रहे हैं, डिले कर रहा है ये, डिले करने वाली सदन है। 4 महीना रोक के रखेगी, है ना? तो इसलिए बहुत सारे राज्यों में नहीं। अब इसकी एक तो ये इसका एक डिमेरिट्स हुआ या इसका कम महत्व मैंने बताया। अब इसका महत्व क्या है? यदि ये रहेगा तो क्या करेगा? विधान परिषद रहना क्यों चाहिए? तो विधान परिषद रहने से ना हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। विधान परिषद जैसे कभी-जभी मान लो कि सिर्फ विधानसभा है तो जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है ना। हम लोग कभी-जभी देखते हैं कि अब व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग जब बाज़ार जाते तो वहाँ कोई वस्तु खरीदते, घर आते वो वस्तु नापसंद हो जाता है ना? या कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी को कोई बात बोल दिए, बाद में लगता है कि वो बात हमें नहीं बोलना चाहिए था, है ना? तो मान लो कि विधानसभा जल्दबाजी में कोई कानून पारित करा ली, है ना? तो गलत कानून ही आ जाएगा। लेकिन जब ये पारित करके यहाँ आएगा और यहाँ 4 महीना डिले होगा, तो उसमें गलतियाँ उभर कर आएँगी और विधानसभा भी इसमें सुधार सकता है या विधान परिषद इसका रिकमेंड कर सकता है, भाई ये सुधार लो, सुधारेगा या नहीं सुधारेगा उसकी मर्ज़ी, बट गलती की ओर इशारा तो हो जाएगा और लोकतंत्र है, जनता के बीच भी वो मैटर आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट वो सुधर के ही फिर कानून बनेगा, तो इसका एक पॉज़िटिव चीज़ है ना? इसका एक पॉज़िटिव भी है और नेगेटिव में है कि भाई खर्च बढ़ेगा, है ना? तो एक सिंपल सी बात, जैसे हम लोग जानते हैं, अब ये तो जान गए हम लोग, इस तरह से कंपेयर करके संविधान को पढ़ना चाहिए, है ना? तो संविधान को हम लोग पढ़ते हैं कि भई नहीं, एक पढ़ लिए तो उसका पहले सब रट लिए तो कि नहीं, जब तक संविधान को आप इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखिएगा, एप्लाइड स्टडी करना नहीं सीखिएगा, इंटरप्रेट नहीं करना सीखिएगा, एक चीज़ों को दूसरे जगह जोड़ना नहीं सीखिएगा, तक संविधान जो है सो आपका मजबूत नहीं होगा। याद करते जाएँगे और भूलते जाएँगे, ये कहानी चलती रहेगी, आजीवन चलती रहेगी, है ना? इतना बड़ा संविधान है। लेकिन इसी को यदि इंटरप्रेट करना आप सीख जाते हैं, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना सीख जाते हैं, तो आई होप वो जल्दी याद होगा आपको और वो लाइफ टाइम रहेगा, है ना? कि राष्ट्रपति पढ़ लिए तो राज्यपाल में बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो चीज़ें हैं, सिर्फ़ राज्य के एस्पेक्ट में देखना है हमें, है ना? जैसे आप देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, है ना? तो जितने भी केंद्रीय जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उसको अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको है? प्रेसिडेंट के पास है। तो स्टेट जो एग्जीक्यूटिव है, उसको अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। बस उसी को थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करके सोच लेना है, बस तो।
बाकी का काम एकदम आसान हो जाएगा आपका, है ना? तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। एक सिंपल सी बात हम लोग ये देखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर इसमें ढेर सारी बातें होंगी, है ना? जब सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग इस चैप्टर पे आएँगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, है ना? राष्ट्रपति अकेला आधा संविधान है भई। राष्ट्रपति पढ़ लिए मतलब आधा संविधान खत्म है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। इतने सारे प्रावधान हैं इसमें और वो प्रावधान यहाँ कंपेयर कर लेना है। इसको कंपेयर मोड में पढ़ना है। ये अलग से चैप्टर नहीं बना के पढ़ा जाता है संविधान। इसको कंपेयर करिए, अपना कंप्लीट करिए, ठीक है? अब विधान परिषद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे राज्यसभा के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एब्रिविएशन में शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा के मेंबर को भी एमपी कहते हैं, कारण देखो संसद के सदस्य हैं। बट विधान परिषद के सदस्य को क्या कहेंगे हम लोग? विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग क्या कहेंगे? विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग एमएलसी कहेंगे, है ना? और विधानसभा के सदस्यों को हम लोग एमएलए एमएलए कहेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रत्येक सेक्टर का कंपेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना? और आसानी से अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? जैसे ये तो आपका एक लेजिस्लेटिव पार्ट हुआ, लेजिस्लेशन से रिलेटेड हुआ कि हमारे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कानून बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है? अब इस कानून को लागू करने वाला पक्ष भी आपको देखना पड़ेगा, कार्यपालिका, है ना? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में भी हम लोग देखते हैं कि एक तो केंद्र हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केंद्र हो गया और दूसरा हो गया राज्य हो गया, है ना? राज्य हो गया। अब केंद्र में जो कानून बना उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री करेंगे, उनकी मंत्रिपरिषद करेगी और देन उनके अधीन जो कार्य करने वाले हमारे सचिवालय हैं, अन्य ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, है ना? सेंटर में। राज्य में कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेंगे, उनकी मंत्रिपरिषद करेगी या अदर एग्जीक्यूटिव जो ये अपॉइंट होंगे वो करेंगे, है ना? तो ये कार्यपालिका हो गया आपका, ठीक है? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी संविधान में कुछ मिलता है क्या? बस इतने ही में संविधान गोल घूम रहा है। इतने ही चीज़ को आपको कवर करना है और कंप्लीट करना है ना? तो ये कार्यपालिका अब जुडिशियल आप देखो, न्यायपालिका, न्यायिक कार्य हम लोग देखते हैं, है ना? तीसरा फंक्शन है न्यायपालिका, तो न्याय न्याय करने का कार्य, न्याय करने के कार्य में आपको समझना है कि भाई हमारे यहाँ न्यायपालिका ऐसी है, पिरामिडल शेप है न्यायपालिका, है ना? न्यायपालिका हमारे यहाँ कैसी है? एक पिरामिडल शेप में है, ठीक है? देखो सबसे ऊपर पॉइंट है, जगह नहीं है हमारा, है ना? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे जैसे-जैसे पढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं बेस चौड़ा होता जा रहा है। प्रत्येक राज्यों में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्य में अनेक जिले हैं, देखो बेस चौड़ा हो रहा है ना? प्रत्येक जिले है तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, है ना? डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अनेक सब डिवीज़न होते हैं। देखो बेस चौड़ा हो रहा है, सब डिवीज़न है, बट सब डिवीज़न में कोर्ट नहीं होता है। एसडीओ को ही मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाता है। एसडीएम होते हैं, है ना? एसडीएम उन्हीं को मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है ना? सब डिवीज़न के बाद ब्लॉक में न्यायिक अधिकारी नहीं होता है। ब्लॉक में न्यायिक अधिकारी नहीं होता है। अब सीधा गाँव जाना पड़ेगा, है ना? तो गाँव में जुडिशियल सिस्टम कौन देखता है? गाँव में। पंचायती राज सिस्टम में न्यायिक कार्य देखने वाला अधिकारी कौन है? न्यायिक कार्य देखने वाला अधिकारी कौन है? तो सरपंच है, सरपंच है ना? और सरपंच के कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सरपंच के कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी कहते हैं। सरपंच के कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी कहते हैं, है ना? अब यदि इसे चैप्टर फॉर्म में तब्दील करें और चैप्टर वाइज़ में आ जाए, है ना? तो हमें नहीं लगता कि संविधान में और कुछ पढ़ना है, संविधान की यही रूपरेखा है ना? यही पढ़ना है आपको। मेन परीक्षा में फोकस्ड यही होते हैं, ठीक है? अब इनके चैप्टर अलग-अलग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे भाई, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे, है ना? फिर पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे, क्लियर है? तो अब कार्यपालिका में यहाँ प्रधानमंत्री आ जाएँगे,
प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गए, है ना? ये प्रधानमंत्री हो गए और फिर मंत्री परिषद मिनिस्ट्री हो गई उनकी, उसको देखेंगे। इसके अलावा अदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में फिर पढ़ना पड़ेगा। यहीं से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बटेगा, है ना? जो प्रशासन कार्य से जुड़े हुए। तो ये आपको सेंट्रल, राज्य में क्या है? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है ना? तो ये आपका ध्यान रखना होगा, है ना? मुख्यमंत्री और मंत्री जो मंत्री परिषद है, उन सबको हम लोग देखेंगे और स्टडी करेंगे, यहाँ पर राज्य के सेंस में, है ना? राज्य के सेंस में करेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया, पार्ट वाइज़ करके मैंने बताया, है ना? पार्ट वाइज़ करके मैंने बताया कि देखो, यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया, है ना? भाग 1 से हम लोग पढ़ते हैं, है ना? भाग 1 से पढ़ते हैं और 6 जाते-जाते आपका सारे इम्पोर्टेंट चीज़ कवर हो जाते हैं। प ए परीक्षा के दृष्टिकोण से। भाग 1 में देखो, मैंने बताया कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, तो इसका आर्टिकल कितना है? 1 टू 4, है ना? दूसरा में नागरिकता, इसका आर्टिकल कितना? 5 टू 11, है ना? मूल अधिकार, मूल अधिकार 12 टू 35, क्लियर? डीपीएसपी 36 टू 51, है ना? कर्तव्य कितना? 51 ए। 52 से देखो राष्ट्रपति शुरू हो गया, है ना? 52 से राष्ट्रपति पार्ट 5 में शुरू हो गया, ठीक है? मतलब पार्ट 5 का आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा 52 टू 151, है ना? यहाँ तक आपको पढ़ना है। पार्ट 6 का कितना हो जाएगा? 152, 152 से शुरू हो रहा है, 2 237 तक जाएगा ये, है ना? तो देखो यहाँ से लेकर 237 आर्टिकल पहुँचते-पहुँचते हम लोगों का मोस्टली जो परीक्षा एडिशन है, जितना परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उतना कवर हो जाता है, ठीक है? उतना कवर हो जाता है। तो हम लोग एक सम और ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं संविधान का जो प्रश्न है, बैक ईयर में जो आए हैं प्रश्न या अन्य परीक्षाओं में जो आते हैं, है ना? उसको आप सब देखेंगे, तो इ जितना मैं चर्चा किया, उतना से क्वेश्चन मैच करेगा या क्वेश्चन बनेगा भी, है ना? तो इस तरह से संविधान को कि मूल संविधान काफ़ी बड़ा है। बाज़ार में मूल संविधान की पुस्तक खरीदने जाइएगा तो काफ़ी बड़ा मिलेगा। उसी का परीक्षा एडिशन अलग निकलता है। तो परीक्षा एडिशन को भी हम लोग सॉर्ट कर देते, है ना? एज़ ए कोच और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो हम लोग बेहद सॉर्ट करके और एक नई तकनीक के साथ संविधान का अध्ययन करेंगे, है ना? और ये सामान्य जानकारी संविधान की आप तक मैंने पहुँचाई आज के क्लासों में। आई होप ये क्लास देखेंगे, यदि पसंद हो तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सबों का।